हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब आपके यूपीपी री एग्जामिनेशन की जो डेट थी, आपका एग्जाम होने वाला था, उसकी उल्टी गिनती आपकी शुरू हो चुकी है। अब देखा जाए तो बहुत ही कम समय आपका बचा है री एग्जामिनेशन के विषय में। लगभग आपका 20-25 दिन बचा हुआ है। और यह 20-25 दिन कब आपका निकल जाएगा, ये देखते देखते बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। और इस छोटे से समय में हमको ज़रूरत है बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करने की और बहुत ही सॉलिड चीज़ पढ़ने की। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी के अपने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर कहें या यूँ कहें, जो आपका फरवरी मंथ में पेपर हुआ था और पेपर लीक इत्यादि हो गया था, उसके जो क्वेश्चन आए हुए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आइए हम लोग आज की अपनी वीडियो का शुभारंभ करें माँ भगवती माँ शारदे का स्मरण करते हुए। माँ भगवती माँ शारदे का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ कर रहे हैं। माँ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि वह स्त्री जो अभिनय करती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, स्त्री जो अभिनय करती है वह क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन दे रखा गायिका, दूसरा कह रहा नर्तकी, तीसरा कह रहा अभिनेत्री या चौथा कह रहा नायिका। ठीक है, तो यह आपका जो है जो फरवरी मंथ में हुआ था पेपर, उसी के आपके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो देखिए भाई, जो स्त्री अभिनय करती है उसको कहते हैं अभिनेत्री। क्या कहते हैं? अभिनेत्री मीन्स एक्ट्रेस, है ना। दूसरे शब्द में कहा जाए तो वो क्या बोलते हैं उसको, हीरोइन। ठीक, जो गाना गाती हो जाएगी गायिका, जो नृत्य करती हो जाएगी नर्तकी, और जो किसी दल का नेतृत्व करती हो जाएगी आपकी नायिका। तो जो स्त्री अभिनय करती हुआ कहलाती है आपकी अभिनेत्री। इस तरह से जो आपका पहला शानदार से प्रश्न था, उसका सही जवाब हो जाएगा अभिनेत्री। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, अगर यहीं पे ये होता जो पुरुष अभिनय करता है वो कहलाता है अभिनेता। क्या कहलाता है? अभिनेता। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। और आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी। ठीक है, मीराबाई के गुरु का आपको नाम बताना है। पहला संत तुकाराम जी, दूसरे संत नामदेव जी, तीसरे संत रैदास जी, या चौथे हैं आपके संत एकनाथ जी। ठीक, तो यहाँ पर बताना है कि मीराबाई जी के गुरु जी का क्या नाम था। तो इनका जब हम नाम देखते हैं तो इनका नाम आपको देखने को मिलता है संत रैदास। क्या नाम देखने को मिलता है? संत रैदास। ठीक है, मन चंगा कठौती में गंगा जो एक कहावत होती है, वो जो है संत रैदास जी के द्वारा बोली गई थी। अपने समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध आपके संत रहे हैं संत रैदास जी। तो मीराबाई के गुरु जी की जब बात करते हैं तो वह हो जाते हैं संत रैदास जी। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संत रैदास बन जाएगा। चलते हैं आगे आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ कह रहा मेघ और मेढ शब्द में क्या अंतर है, इन दोनों को आपको अलग अलग इसका अर्थ बताना है। ठीक है, मेघ और मेढ सुनने में हल्का सा खाली कंफ्यूज, इसमें जो है अंतर किया गया मेघा में और धा में। अब देखिए इसके अर्थ कैसे बदलते हैं। पहला कह रहा है ऑप्शन पहला यज्ञ और बादल, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा बादल और यज्ञ, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बादल और जीवन, और ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा यज्ञ और जल। तो इनमें से सही क्या होगा वह आपको बताना है। तो देखिए भाई, एक होता ना बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। तो मेघ का अर्थ क्या? बादल। चलो यहाँ तो क्लियर हो गया भाई इस गाने के माध्यम से। अब मेघ क्या होता है, तो ज़रा सा आप लोग अपने थोड़ा पीछे जाइए हिस्ट्री में, और वहाँ पर जो यज्ञ होते थे जब उसमें मिलते थे, क्या कौन सा यज्ञ हो रहा? अश्वमेध। कौन सा? अश्वमेध। तो जो मेध शब्द था वो किसका पर्याय है? वह हो जाता है आपका यज्ञ का। तो इस आधार पर जो इसका सही जवाब बन जाएगा वह आपका दूसरा बन जाएगा बादल और यज्ञ। क्या बन जाएगा? बादल और यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। मेघ का अर्थ आपका बादल हो जाएगा और मेधा का अर्थ हो जाएगा आपका यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे भाइयों, कह रहा कि समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, पहला रत्नाकर, दूसरा भव, तीसरा भोर, या चौथा है वैराग। तो आपको बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक, तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है कि समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, वह मेरे प्यारे भाई बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा? रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची होता है आपका रत्नाकर। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर,
कह रहा है कि कुमार संभवम के लेखक कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारवी, दूसरा कह रहा कल्हड़, तीसरा कह रहा कालिदास या चौथा कह रहा महादेवी वर्मा। कुमार संभवम के लेखक कौन है? पहला भारवी, दूसरा कल्हड़, तीसरा ऑप्शन आपका कालिदास या चौथा महादेवी वर्मा जी। तो जो कुमार संभवम है इसके लेखक हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर तीसरा कालिदास जी। कौन हो जाते हैं? कालिदास जी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि कालिदास की हो सकता है वर्तनी आपसे पूछ ले शुद्ध अशुद्ध के रूप में, तो याद रखिएगा का में बड़े आ की मात्रा, ला में छोटे ई की मात्रा, डा में आ की मात्रा और सा कालिदास होता है। इसमें ऑप्शन दे देगा कालिदास, ला में बड़ी ई की मात्रा लगा देगा, वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इस विषय को गंभीरता से देखा जाए। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि तद्भव शब्द है, पहला काज, दूसरा है ताप, तीसरा है शांति या चौथा है जलधि। ठीक है, तो अच्छा तद्भव शब्द कौन से होते हैं जिनको हम लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वह होते हैं हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शांति, ताप और जलधि, ये तीन शब्द जो आपके हैं ये तत्सम के रूप में हो जाएंगे। और जबकि अगर बात करें किसकी, काज की, कौन सा, काज की, तो काज हो जाता है तद्भव। ठीक है, उसमें भी आप लोग पढ़ते होंगे सुंदरकांड कांड में कि राम काज कीनो बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो अच्छा, कार्य का तत्सम रूप क्या होता है? चलो अच्छा ठीक है भैया, तद्भव मान लिया काज होता है, लेकिन इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम होता है कार्य। क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है? कार्य। तो काज का जो तत्सम रूप बनेगा वह हो जाएगा आपका कार्य बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और साथियों इसी के साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने साथी मित्रों तक इसे शेयर अवश्य करिए। कहीं पर यदि आपको सुझाव की कुछ लग रही है तो आप अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है कि नलिनी व राजीव किसके पर्यायवाची हैं? पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा है उत्कर्ष, तीसरा है अंबर या चौथा है उपवन। ठीक, तो नलिनी या राजीव किसके पर्यायवाची हैं यह आपको बताना है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, जो इसका सही पर्यायवाची बन जाएगा, जो इसका सही विकल्प आपका बनने वाला है वह बन जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला कमल। कौन सा बन जाएगा? कमल। ठीक है, बहुत बढ़िया। नलिनी, राजीव, ताम्ररस ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आपके कमल के पर्यायवाची हैं। बहुत बढ़िया। ठीक, लोटस। चलें आगे, और आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पहला कह रहा है नैऋत्य, दूसरा कह रहा है आपका वायव्य, तीसरा है आपका आग्नेय या चौथा कह रहा है आपका ईशान। ठीक, तो देखिए अगर हम दिशाओं का जब अध्ययन करते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन एक यहाँ से जो दिशा आपकी बन रही है ये बन गई, एक दिशा बन गई आपकी ये। ठीक, हल्का सा और उधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे और ये हो जाएगा आपका यही से। ठीक, यह भी तो आपके कोने की दिशा है। तो देखिए जो आपके यहाँ और इसके बीच में यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में जो आपका कोण बन रहा है यह कहलाता है ईशान। क्या कहलाता है? ईशान। और ये आपका कहलाता है कौन सा? आग्नेय। क्या कहलाता है? आग्नेय। ये कहलाता है आपका नैऋत्य। क्या कहलाता है? नैऋत्य। और ये आपका कहलाता है वायव्य। क्या कहलाता है? वायव्य। ये कहलाता है आपका ईशान। ठीक, ईशान। तो ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य यह आपके चार दिशाएं और होती हैं। ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बन जाएगा आग्नेय। कौन सी हो जाती है? आग्नेय व दिशा, सॉरी वो कहलाता है आपका ईशान। क्या कहलाता है आपका? ईशान। तो आपके पूरब और उत्तर का जो बीच का कोणा होता है वह कोण होता है वह कहलाता है आपका ईशान। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए पूरब और उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर और पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो जाएगा आपका नैऋत्य, और उत्तर और पश्चिम के बीच में हो जाएगा वायव्य कोण। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है हे ईश्वर दया करो। क्या? हे ईश्वर दया करो। यहाँ पर आपके सामने क्या करेगा? रेखांकित कर देगा हे ईश्वर में कौन सा कारक है। ठीक है, हे ईश्वर में कौन सा कारक है? पहला कारक कर्म कारक, दूसरा कारक संप्रदान कारक, तीसरा कारक करण कारक
या चौथा कह रहा है संबोधन कारक। ठीक, इसमें बताना कि कौन सा कारक आपका सही होने वाला है। तो देखिए ये जो आपका साइन है, जो आपका सिंबल है, इसको क्या कहते हैं, संबोधन के अंतर्गत आता है। इस आधार पर इसमें विलंब बना करते हुए इसको हम लोग देखते ही जान जाएंगे क्या है आपका, कौन सा कारक है आपका। ये है आपका संबोधन कारक है, हे, अरे आदि, और इसके साथ ही साथ ये आपका साइन इसमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हे ईश्वर दया करो में कौन सा कारक आपका बनने वाला है, तो इसमें आपका जो है संबोधन बनने वाला है। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी कि उसमें दे देगा कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो वहाँ पे नीचे अंडरलाइन किया रहेगा जिस वाक्य में वो आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन पे। वाह भाई वाह, कह रहा कि मदिरालय का संधि विच्छेद है। किसका? मदिरालय का संधि विच्छेद है। मदिरालय तो आप समझते ही होंगे, ठीक, जहाँ पे क्या होता है, मदिरा मिलती है। यहाँ तो कई बार महिलाएं भी जाती हैं मदिरा लेने के लिए। ठीक, पहला ऑप्शन हो जाएगा मदिरा प्लस आलय, दूसरा है मदिर प्लस आलय, तीसरा है मदिरा प्लस अलय, या चौथा मदिरा प्लस लय। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ठीक, हरिवंश राय बच्चन की बहुत प्रसिद्ध रचना मधुशाला, मंदिर मस्जिद एक बैर कराते एक कराती मधुशाला, क्या गजब का लिखे थे बच्चन साहब, कि मदिरालय में का संधि विच्छेद होगा। ठीक, तो देखिए इसका जो सही बन जाएगा, विकल्प जो आपका सही बनने वाला है वह बन जाएगा कौन सा? पहला ही सही हो जाएगा। आजा भाई, पहला सही बन जाएगा, मदिरा प्लस आलय। मदिरा प्लस आलय, मदिरा मतलब क्या? आपकी शराब, और आलय मतलब जहाँ मिलती है। ठीक, तो मदिरालय क्या बन जाएगा? मदिरा प्लस आलय करके बन जाएगा आपका मदिरालय। ठीक, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। और कौन सी संधि होगी इसमें? तो संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। चलते हैं आगे। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? पहला पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरी संयुक्त क्रिया, या चौथी प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें आपको बताना कि सही जवाब इसका क्या बनेगा। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई में क्रिया होगी। तो देखिए, जब कर्ता कोई कार्य स्वयं ना करके किसी के माध्यम से करवाता है, यहाँ देखिए राधा कुछ खुद तो चिट्ठी लिख नहीं रही, स्वयं से लिखवा किससे रही है? पायल से। किससे लिखवा रही है? पायल से लिखवा रही है। तो जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराता है, तो वहाँ पर आपका देखने को मिलता है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी मिलती है? प्रेरणार्थक क्रिया। शानदार। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छे क्यों है? क्योंकि पिछले बार आपके पूछे गए थे एग्जाम में, इसी तरह से इसी पैटर्न पे इस बार भी आपके 38 क्वेश्चन हिंदी के तो पूछे ही जाएंगे। ठीक, तो क्यों कब में कौन सा सर्वनाम है? ठीक, क्यों कब में कौन सा सर्वनाम है? पहला निजवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, या चौथा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है क्यों और कब में कौन सा सर्वनाम है। ठीक, तो देखिए क्यों है ना, और कब में कौन सा सर्वनाम आपका बनेगा। तो इसमें कौन सा आपका बनने का योग दिखाई दे रहा है अभी तक? तो अभी तक ग्रह नक्षत्र सारे के सारे बता रहे हैं कि इसमें बनेगा आपका तीसरा ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक भाई, आपने मुझे क्यों बुलाया? ठीक, आपने मुझे क्यों बुलाया प्रश्नवाचक हो जाएगा। उसने ऐसा कब कहा, यह भी आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। या तुम्हारी राधा से मुलाकात कब हुई। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। और एक बार और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि रक्त रंजित में कौन सा समास है। वाह भाई, रक्त रंजित में कौन सा समास है? पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष समास, या चौथा अव्ययी भाव समास। ठीक, देखिए रक्त रंजित का अर्थ क्या होता है? रक्त का मतलब क्या? आपका खून। ठीक, खून से सना हुआ, रक्त से सना हुआ हो जाएगा रक्त रंजित। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो उसी में जब आप जाएंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो आपका विभक्ति और कारक मिलती है, तो इसके अंतर्गत आपको से विभक्ति मिलेगी देखने को करण तत्पुरुष समास में। तो इस आधार पर ये जो आपका बन जाएगा
यह आपका करेक्ट हो जाएगा जब आपका तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से रक्त रंजित में कौन सा समास है, तो रक्त रंजित में आपका तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। ओके, चलते हैं आगे। और आगे तो हम चल ही रहे हैं, और आप सभी लोग सेशन को लाइक अवश्य करिएगा, इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। कह रहा कि अभिभाषण में उपसर्ग है, किसमें, अभिभाषण में उपसर्ग है। पहला कह रहा अभी, दूसरा कह रहा अब, तीसरा अभि या चौथा आ। ठीक, तो अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग को हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले लग कर के अर्थ बदल देते हैं वह कहलाते हैं क्या, उपसर्ग। और ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं वह कहलाते हैं आपके प्रत्यय। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो यहाँ पे आप जो है गंभीरता समझिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा कि अगर शब्द के पहले लग रहा है तो उपसर्ग और शब्द के बाद में लग रहा है तो प्रत्यय। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि जय, क्या है, जय, एक शब्द आपके सामने है जय, क्या है, जय। और इसी जय में, किसमें, इस जय में अगर हम परा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पराजय, अर्थ विपरीत हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है उपसर्ग, क्या होता है, उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अभिभाषण होगा मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आय दादा, कि अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिभाषण में आपका बन जाएगा अभी, क्या बन जाएगा, अभी। ठीक, अच्छा, अभिभाषण होता क्या है कि किसी समूह के द्वारा विद्वतापूर्ण ढंग से दिया गया आपका कथन, आपका भाषण अभिभाषण कहलाता है। तो अभिभाषण में उपसर्ग आपका कहलाएगा अभी, क्या हो जाएगा उपसर्ग इसका, अभी हो जाएगा। चलते हैं आगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, और आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, प्राण। ठीक, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो प्राण, दूसरा हस्ताक्षर, तीसरा सोना या चौथा है आपका दर्शन। तो आपको बताना कि इनमें से एक शब्द ऐसा है एक शब्द जो हमेशा एक वचन में आता है, वो बहुवचन में नहीं जाता है। वो कौन सा है, वो आपको छांटना है। ठीक, तो देखिए जो आपका प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन और सोना आपके सामने दिया हुआ है, इसमें जरा आप गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा, गौर फरमाएंगे जब आप, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राण, कौन सा प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन, ये तीनों हमेशा आपके बहुवचन में रहते हैं। किस में रहते हैं, बहुवचन में ये सब होते हैं आपके तीन के तीनों। और ऐसे ढेर सारे आपके उदाहरण और हैं जो सदा बहुवचन में रहते हैं। तो यहाँ पे बचा कौन, बचा एक ही विकल्प हमारे सामने, कौन सा, सोना। कौन सा, सोना। इस आधार पे हमारा सही जवाब हो जाएगा सोना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करिएगा और इस बार वर्दी आपकी है। अपने सपने को साकार करिए।